धरती में इस तरह का एक डेवलपमेंट होना, इस तरह का एक संगठन के तौर पर सामने आना, और वह भी नारी शक्ति के रूप में सामने आना, क्योंकि उड़ीसा आंदोलन की धरती है मेरे लिए। खास तौर से बतौर पत्रकार मैं इस समय एक अपना YouTube चैनल चलाती हूँ, बेबाक भाषा, न्यूज क्लिक से जुड़ी हुई हूँ, लिखने पढ़ने का काम करती हूँ, कुछ किताबें हैं, कुछ फिल्में हैं, और उन सब में अगर आप देखेंगे तो स्त्री केंद्र में है, महिला और महिला का जो मूवमेंट है वो केंद्र में है। और उड़ीसा की धरती का मैं इसलिए भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने देश और दुनिया को नियामगिरी जैसा आंदोलन दिया, एक ऐसा आंदोलन दिया जिसकी कल्पना दिल्ली में बैठे किसी पत्रकार को हो नहीं सकती कि इस तरह से आदिवासी औरतें, आदिवासी लोग अपने जन जंगल जमीन के लिए ऐसा बहादुराना संघर्ष कर सकते हैं और एक ऐसे कॉरपोरेट से भिड़ सकते हैं जिसकी कल्पना बाकी जो सो कॉल्ड सभ्य समाज, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा समाज, सो कॉल्ड नौकरी करने वाला समाज, सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने पढ़ाने वाला समाज कभी नहीं कर सकता था। तो उड़ीसा की धरती आंदोलन की धरती उससे पहले भी रही है। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो फेमिनिस्ट लेखिका के तौर पर मैंने सरला देवी जी को देखा है, उनको पढ़ा है। आंदोलन के समय रमा देवी चौधरी का नाम लिया जाता है बहुत सम्मान से। यह बहुत अफसोस की बात है कि पब्लिक डिस्कोर्स में और राजनीतिक डिस्कोर्स में औरतें बिल्कुल गायब रही है उड़ीसा के फलक से। और जब मैं यहाँ पर आ रही थी, पूरे रास्ते में होर्डिंग्स और बोर्ड देख रही थी, हर जगह बस मर्द ही मर्द थे। ऐसा लग रहा था कि उड़ीसा की राजनीति में औरतों की जगह ही नहीं, एक भी फोटो औरतों की नहीं थी। तो पहली चीज तो ये करनी होगी कि यहाँ पे औरतों की भी तस्वीरें होर्डिंग्स में लगनी है, पॉलिटिकल दावेदारी होनी है, यह बहुत जरूरी होनी चाहिए। और देखिए, हम आप जब बात कर रहे हैं, जो विषय है और जो एक नारी न्याय समिति का गठन की शुरुआत है, मुझे लगता है कि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। 2025 में ऐसा होने जा रहा है, ऐसे करने की योजना है। 2025 कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 इस मामले में इंपॉर्टेंट है कि वह संस्था जो हम औरतों को अपने यहाँ एंट्री तक नहीं देती है, प्रवेश ही नहीं है, हम उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कौन सी संस्था है? आरएसएस बोलिए ना, ऐसा डरने की क्या बात है? आरएसएस है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ऐसी संस्था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया भर में फैली हुई है, हिंदुत्व का प्रचार करती है और हिंदू राष्ट्र के लिए जीती और मरती है, लेकिन वह संस्था ऐसी इकलौती संस्था है भारत में जिसने इतना विस्तार किया, आज सरकार उसकी है, लेकिन वहां पर हम औरतों की एंट्री है नहीं है। थोड़ा तेज बोलिए, नहीं है ना। उस संस्था के 100 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में, और आप और हम अगर अगल बगल अपने आसपास नजर दौड़ाएं, उसने इन 100 सालों में जो काम किया है, हमारी जितनी भी लड़ाई रही है आधी दुनिया की, मनुवाद से मुक्ति पाने की, पितृसत्ता से मुक्ति पाने की। यहाँ जितने लोग भी इस कमरे में यहाँ पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, या हमारे जो तमाम सहयात्री हैं, वे सब अपने अपने घरों में लड़ाई लड़ लड़ के यहां तक पहुंचे। किसी को, हम सब में किसी को ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे यहाँ पर फूल मिल गया, जैसे हमें पानी मिल जाता है होटल में, मीटिंग्स में, वैसे हमें आजादी नहीं मिली। भारत में औरतों ने आजादी की लड़ाई, अपनी आजादी की लड़ाई बहुत मुश्किल से हासिल की है, जिसमें रमा देवी है, जिसमें सावित्री बाई फुले हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। पढ़ने का काम कितनी मुश्किल से हमें मिला, ये हम भूल सकते हैं? आज मैं पत्रकार हूं, मैं बतौर पत्रकार इसलिए बन पाई क्योंकि मेरे लिए लड़ाई सावित्री बाई फुले ने लड़ी थी, मेरे लिए लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लड़ी थी।
अगर ये लोग नहीं होते तो हम कहाँ होते? ऐसा नहीं था कि हम कुएं में ही रहते, हम भी लड़ते, लेकिन हमारे हिस्से की लड़ाई उन्होंने लड़ी, इसलिए हमें सीधे सीधे वोट का अधिकार मिल गया, सीधे सीधे पढ़ने का अधिकार मिल गया, सीधे सीधे बराबरी का अधिकार मिल गया, और अपना ऐसा अनूठा कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया जिसमें राइट टू इक्वालिटी है। तो आप देखिए कि जब हम 2025 में औरतों के सम्मान की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, संपत्ति में हक की बात कर रहे हैं, उस समय आरएसएस देश में मनुवाद को कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और सबसे दुख की बात है कि जिस संगठन में महिलाओं की एंट्री नहीं है, उन महिलाओं के बीच उसने मनुवाद का इतना गहरा इनरोड्स कर दिया है, उसको बैठा दिया है, सोच बैठा दी है कि ऐसा लगता है कि सारे लोग वापस जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम जब संगठन होते हैं, संगठित होते हैं, तो हमें एक प्रतिज्ञा जरूर लेनी चाहिए कि हमें मध्ययुगीन में नहीं जाना, हमें मिडिल एज में नहीं जाना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बेटियां हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही के काल में ही जिंदा रहना है। हमें पुराना दौर हमारे लिए अच्छा नहीं था, हमारे लिए आजादी और आजादी के बाद का जो कॉन्स्टिट्यूशन का दौर है वही आजादी का दौर है। तो एक चीज मुझे लगता है, ये हमें खुलकर जिस जिस मोर्चे पर हम हैं, अगर हम पत्रकार हैं तो, अगर हम लेखक हैं तो, अगर हम घर में गृहिणी हैं तो, घर बनाने वाली हैं तो, पॉलिटिशियन हैं तो मुझे लगता है कि इस बारे में हमें अपने आप बोलना बहुत जरूरी है।